Hello everyone. So in this video we will continue the further notes of chapter 2 Federalism, right? अब हमारा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. मतलब जो फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, इसका क्रेडिट हम अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को देंगे या डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को देंगे. हैव अ लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. अब हम कुछ तरीके देख रहे हैं जिससे कि फेडरलिज्म का प्रोसेस प्रैक्टिस किया जाता है भारत में, राइट? अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ठीक है? देन जो हम नीचे वेज पढ़ने जा रहे हैं इन्हें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बट एक सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है लाइक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे या पर्टिकुलर वेज पे जिस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है इंडिया में. लाइक पहला जो वे है जिससे कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है इंडिया में वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स. अब क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि हाउ द फेडरलिज्म वॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया थ्रू लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तब आपको इसका आंसर शॉर्ट में नहीं इलेबोरेट फॉर्म में रखा होगा, राइट? इसीलिए मैंने हर वेज जिसमें फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है इंडिया में इसके 5 पॉइंट्स लिखे हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? नाउ फेडरलिज्म लिंग्विस्टिक स्टेट से कैसे प्रैक्टिस होती है इंडिया में, इसका फर्स्ट पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया. भाषा के आधार पर राज्य बनाना ये पहला टेस्ट था हमारी डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में. जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तब से लेके आज 2017 तक कई सारे उस समय जो हमारे पुराने स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया में वो वैनिश हो चुके हैं, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं. उनके नेम्स आज नहीं हमें देखने को मिलते हैं इंडियन मैप पे. एंड मैनी न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड और उनके रिप्लेस में कई सारे नए स्टेट्स बने हैं. थर्ड है एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज. कई सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हुई हैं, कई सारे स्टेट्स के एरिया चेंज किए गए हैं और कई सारे स्टेट्स के नेम भी चेंज किए गए हैं. सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. कई सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, गुजराती गुजरात, राइट? तमिलनाडु, राइट? बिहारी बिहार. तो ये सारी जो स्टेट्स हैं ये किसके बेसिस पे बने हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं. दीज स्टेट्स आर नोन एज लिंग्विस्टिक स्टेट्स और इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं. फोर्थ है सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी. कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने हैं बट ये स्टेट्स कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी के बेसिस पे बने हैं. इन स्टेट्स का नाम क्या है? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, राइट? फिफ्थ है द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स ड्यू टू द फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री बाय सम नेशनल लीडर्स बट दैट डिड नॉट हैपन. एक्चुअली इट मेड आवर कंट्री मोर यूनाइटेड. सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी टाइम तक उसे डर लग रहा था और उसने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स फॉर्म नहीं किए इंडिया में. क्यों? क्योंकि हमारे कुछ नेशनल लीडर्स को ये डर था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स फॉर्म करते हैं तो हमारा देश विभाजित हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस स्टेप ने हमारी कंट्री को और ज़्यादा यूनाइटेड बनाया है और ज़्यादा एकता बढ़ाई है हमारे लोगों में, राइट? सेकेंड वे है जिससे कि फेडरलिज्म हम प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में, दैट इज़ लैंग्वेज पॉलिसी. ठीक है, इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन बाय इंडिया, राइट? नाउ फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. जो सेकेंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन का वो उसकी लैंग्वेज पॉलिसी थी कि हम कौन सी भाषा का चुनाव करें आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या हमारी नहीं कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए? बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमारी इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज को हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है क्योंकि इसे मोर देन 40% इंडियंस बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट है बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं. और ये कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में है. ये मैंने मेंशन नहीं किया है बट यू शुड रिमेंबर कि दे आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल. थर्ड है स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो इन 28 स्टेट की अपनी कोई इन्हीं भाषाओं में से अलग ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है जिसमें वो गवर्नमेंट वर्क ऑपरेट कर सकते हैं.
फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश वॉज टू स्टॉप इन 1965 बट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड इट टू गेट कंटिन्यूड एंड ये मूवमेंट टुक वायलेंट फॉर्म। अब संविधान के अकॉर्डिंग में संविधान बनने के बाद 1965 के बाद हमें इंग्लिश का यूज़ रोकना था भारत में, बट जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड किया कि इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू रखें। क्यों? उन्हें अपनी स्टेट की लैंग्वेज के अलावा उन्हें इंग्लिश आती थी, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, राइट। और इस अपनी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए कई स्टेट्स में वायलेंट मूवमेंट होने लगी। Thus, at last, central government responded by agreeing to continue the use of both Hindi and English for official purpose. At last, central government को माननी पड़ी बात नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की, और फिर उसने डिसाइड किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए या ऑफिशियल पर्पज़ के लिए दोनों लैंग्वेज का यूज़ हो सकता है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्रमोशन ऑफ हिंदी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एजेंडा है, राइट। थर्ड वे है जिससे कि फेडरलिज्म प्रमोट हो किया गया इंडिया में, वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, राइट। अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। मतलब सेंटर स्टेट रिलेशंस का पुनः निर्माण करना, उन्हें पुनः मजबूत करना, ये एक तरीका था जिससे कि फेडरलिज्म को हमने मजबूत किया है उसकी प्रैक्टिस में इंडिया में, राइट। सेकेंड है, अर्लियर फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, दिस रिड्यूस द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम पहले की बात करें तो एक सेम पार्टी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट में भी कंट्रोल करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को भी रूल करती थी। आप जानते हैं मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस पार्टी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1885। और ये होने से क्या होता था, जो ऑटोनॉमी होती थी मींस इंडिपेंडेंस होता था स्टेट गवर्नमेंट का, वो चला जाता था। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट अब डिपेंडेंट हो जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन लेने के लिए, राइट। थर्ड है, एट टाइम्स व्हेन रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। जब जब स्टेट में कोई डिफरेंट पार्टी होती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टी होती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी हमेशा स्टेट्स की पार्टी को अंडरमाइन या उनकी पावर को कम करने की कोशिश करती थी या उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती थी। फोर्थ है, ऑल दीज थिंग्स चेंज आफ्टर 1990। ये सब 1990 के बाद हमारे देश में बदला व्हेन रीजनल पार्टीज केम इनटू द पिक्चर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जब क्षेत्रीय पार्टी आ गई, रीजनल पार्टीज का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय पार्टी, और रीजनल पार्टीज को हम स्टेट पार्टीज भी कह सकते हैं, राइट। तो कई सारे स्टेट्स में स्टेट पार्टीज या उनकी रीजनल पार्टीज उभर के आने लगी। फॉर एग्जाम्पल यूपी में समाजवादी पार्टी इज़ अ रीजनल पार्टी, बीएसपी इज़ अ रीजनल पार्टी, राइट। तो इनका जो कंट्रोल है या एरिया है वो कुछ ही स्टेट्स में है, राइट। This was also the era of coalition government where a single national party was not able to get majority in the Lok Sabha elections। और यही वो एरा था 1990 के बाद जब से कॉलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, मींस गठबंधन की सरकारें बनने लगी हमारे देश में। क्यों? क्योंकि कोई भी एक सिंगल नेशनल पार्टी बहुमत की सीटें नहीं हासिल कर पाती थी लोकसभा इलेक्शंस में, और बहुमत का आंकड़ा क्या है? 545 सीट्स जो कि आपकी लोकसभा में है वो है 272, राइट। फिफ्थ है, अबव ऑल led to increase in the respect of state government and new culture of power sharing with states autonomy in the use of their power। इस सब से क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई नेशनल गवर्नमेंट्स की नज़र में। क्यों? अब उनको कॉलिशन में उन्हीं पार्टीज़ की मदद चाहिए होती थी बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में, राइट। इससे नया कल्चर बना पावर शेयरिंग का। सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने लगी और स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिली इन द यूज़ ऑफ दियर पावर। स्टेट गवर्नमेंट्स को इंडिपेंडेंस मिला अपनी पावर को यूज़ करने में। आपके चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मींस जब भी हम पावर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि फेडरलिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनसे लेके लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, मींस थर्ड लेवल या थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at a local level। द बेसिक आइडिया जो डिसेंट्रलाइजेशन करने का था इंडिया में वो ये था कि जो लोकल एरिया की प्रॉब्लम हैं या लोकल लोगों की प्रॉब्लम हैं उन्हें लोकली ही सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक टाउन है आपकी जिसका नाम बानसूर है,
ठीक है, बानसूर की कोई प्रॉब्लम है, तो बानसूर की प्रॉब्लम किसको मालूम होगी? स्टेट गवर्नमेंट में आपके सीएम को मालूम होगी, या नेशनल गवर्नमेंट में पीएम को मालूम होगी, या जो लोग बानसूर में रह रहे हैं उन्हें मालूम होगी। ऑब्वियस सी बात है, बानसूर के जो रेजिडेंट्स होंगे उन्हें मालूम होगी। तो अगर प्रॉब्लम बानसूर की है, बानसूर के लोगों को मालूम है, तो इट इज़ बेटर दैट दे शुड सॉल्व और रिकॉग्नाइज देयर ओन प्रॉब्लम, राइट। इसलिए हमने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, जिससे हमने पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसफर की? लोकल गवर्नमेंट, राइट। लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और इससे क्या होता है? लोकल लोग भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं। क्यों? डेमोक्रेसी में इट्स द पीपल who should take part in the decision making, right? A major step towards decentralization was taken in 1992। हमारे देश में जो मेजर स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, वो 1992 में लिया गया। इसमें क्या किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, हमारे संविधान को अमेंड किया गया, मीन्स चेंज किया गया, टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, जिससे कि जो हमारी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके। हियर आर द की फीचर्स ऑफ थ्री टायर डेमोक्रेसी। अब लोकल गवर्नमेंट के या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की फीचर्स डेमोक्रेसी में क्या क्या थे जो संविधान से उससे मिले थे? ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी हो गया कि लोकल बॉडीज़ में रेगुलर इलेक्शंस हो। सेकेंड है, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। सारी की सारी लोकल प्लेसेस पे, चाहे वो फिर पंचायत हों या म्यूनिसपैलिटीज़ हों, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड्स और इलेक्टेड बॉडीज़ में सीट्स रिजर्व कर दी गई एससी कैटेगरी के लोगों के लिए, एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए और ओबीसीज के लिए, राइट। थर्ड है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ में या लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी गई? वुमेन के लिए। फोर्थ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराएगी लोकल गवर्नमेंट के, पंचायत में जो कि रूरल एरियाज़ में होते हैं और जो म्यूनिसपैलिटीज़ जो कि अर्बन एरियाज़ में होती हैं, राइट। फिफ्थ है, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया कि वो अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू मींस मनी शेयर करें लोकल गवर्नमेंट के साथ या पंचायत गवर्नमेंट या म्यूनिसपैलिटीज़ के साथ। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और वो कितनी पावर शेयरिंग करेंगी, कितना मनी शेयर करेंगी लोकल गवर्नमेंट के साथ एक स्टेट गवर्नमेंट, ये डिपेंड करता है स्टेट के साइज पे या उसके एरिया या बाउंड्री पे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज पंचायती राज सिस्टम, राइट। अब हम जहाँ पंचायती राज सिस्टम को समझते हैं, दैट इज अ लोकल गवर्नमेंट टाइप, राइट। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं या पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। हर एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस जो कि कुछ स्टेट्स में होते हैं उन सब में एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफिल कॉल्ड पंच। ग्राम पंचायत में कई सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच भी कहते हैं और इनके प्रेसिडेंट को हम सरपंच कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज और वार्ड। अब ग्राम पंचायत के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है या सरपंच का इलेक्शन कैसे होता है? पूरी की पूरी जो अडल्ट पॉपुलेशन है मीन्स 18+ पॉपुलेशन है उस गाँव की, वो करते हैं वोट दे के। ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और पूरे गांव के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी मेजर डेवलपमेंट करना है, उसका डिसीजन कौन लेगा? ग्राम पंचायत लेगी, राइट। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब जो पंचायत है वो किसके सुपरविजन में, उसका हेड कौन होगा? ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। सारे वोटर्स ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर, और ग्राम सभा की मीटिंग साल में 2 से 3 बार होनी चाहिए, जिससे कि एनुअल बजट को अप्रूव किया जा सके और परफॉर्मेंस देखी जा सके कि जिन पंच या जिस सरपंच को आपने चुना था दे हैव डन समथिंग गुड फॉर योर विलेज और नॉट, राइट। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ पंचायत समिति और अ ब्लॉक और मंडल। जब ग्राम पंचायत को हम एक ग्रुप में ले आते हैं तो फिर पंचायत समिति बनती है या ब्लॉक बनता है या एक मंडल बनता है। द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। अब जो पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं या ब्लॉक के मेंबर होते हैं या एक मंडल के मेंबर होते हैं, जो कि हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज में रूरल इंडिया में,
इनको कौन इलेक्ट करता है? पंचायत मेंबर्स इलेक्ट करते हैं उस एरिया के, राइट। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। अब डिस्ट्रिक्ट में सारी पंचायत समितिज और मंडल्स मिलके कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जिला परिषद को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा मीन्स एमपीज और एमएलए जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ अदर ऑफिशियल्स जो होते हैं वो जिला परिषद के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, राइट। अब हमने लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में पंचायती राज समझ लिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज, जो कहाँ पे वर्क करती हैं? अर्बन एरियाज, सिटीज, टाउन्स में वर्क करती है, राइट। एज ग्राम पंचायत इज फॉर रूरल एरियाज, सिमिलरली वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज। जैसे कि ग्राम पंचायत बेटा रूरल एरियाज के लिए है, वैसी म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े शहरों को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और वहाँ पे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट की जाती है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इन दोनों के हेड्स कौन होते हैं या हेड मेंबर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं उस सिटी के, राइट। द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी के हेड को हम किस नाम से जानते हैं? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के नाम से, ठीक है। जैसे हम ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? सरपंच, राइट। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। और अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके हेड को क्या कहेंगे? मेयर कहेंगे, राइट। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब ये जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, या जो लोकल गवर्नमेंट इंडिया में वर्क कर रहा है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में दुनिया की। टुडे वी हैव 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोकल गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री। आज हमारे पास 36 लाख लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे विलेजेस में और हमारे अर्बन सिटीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। जब से हमने लोकल गवर्नमेंट को 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके एक रिकॉग्निशन दिया है और उनकी पावर्स को इंक्रीज़ किया है, तब से जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारी डेमोक्रेसी में और ज़्यादा डीप हुई है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन डेमोक्रेसी। और इसकी वजह से जो हमारी वुमेंस की रिप्रेजेंटेशन है और जो उनकी आवाज़ है डेमोक्रेसी में, इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 10 लाख से ज़्यादा इस 36 लैक्स में हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लोकल बॉडीज़ को मैनेज कर रही हैं, राइट। आई होप दैट यू हैव लाइक this explanation that I have done for you. If you have liked the explanation and notes of this chapter by me, please like, share and subscribe my channel, and also ask your friends to watch the full video, right? Thank you everyone. Have a very good learningful day ahead.